नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान विधायकों की खरीद फरोख्त में 3 निर्दलीय एमएलए के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, पूछताछ के लिए बुला सकती है एसीबी। भाजपा के 2 नेताओं की हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान में सियासत सरगर्म है। राज्यसभा चुनाव के दौरान रेगिस्तान का सियासत तापमान बढ़ा देने वाला हॉर्स ट्रेडिंग का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की गिरफ्तार कर लेने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। एसीबी ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुडला, अजमेर जिले के किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांग और पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। गहलोत सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम पूछताछ के बाद अरेस्ट एसीबी इन विधायकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रदेश की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने के आरोप में एसओजी ने अभी 10 जुलाई की रात को ही भाजपा के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। एसओजी के मुताबिक भाजपा नेता भरत मलानी की कॉल डिटेल से विधायकों को खरीदने की कोशिश किए जाने की जानकारी मिली थी। बकरे की मंडी की तरह एमएलए खरीदना चाहते हैं बीजेपी नेता। भड़के गहलोत का हमला। एसओजी ने ब्यावर के नेता और राजस्थान भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके मलानी और अशोक सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लॉकडाउन लगाना सियासी चाल, जनसंवाद रैलियों से डर गई राज्य सरकार, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार उनके विभिन्न जिलों में चल रही जनसंवाद रैलियों से डर गई, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जानबूझकर लॉकडाउन लगाना एक सियासी चाल है। यह विपक्ष को रोकने की एक साजिश है। इतने दिनों से कोरोना फैल रहा था, तब लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमारा जनसंवाद चल रहा था। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे वर्चुअल रैली की बजाय लोगों से सीधा जनसंवाद कर रहे हैं। कहा कि बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के नारे के साथ गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम आदि जिलों में लोगों से सीधा जनसंवाद किया। लोगों ने उत्साह के साथ उसमें भाग भी लिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच की गति बहुत धीमी है, यह चिंता का विषय है। बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार है दोषी। यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने इस बार बदलो बिहार का नारा दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनका फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगा। यह भविष्य बताएगा कि वे तीसरे फ्रंट है या पहले फ्रंट है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के आधार पर विफल है। इसी कारण नए मोर्चे के गठन की आवश्यकता पड़ी। अभी कई नेता उनके संपर्क में है और ये सारे लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे। आरोप लगाया कि बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार दोषी है। कहा कि बिहार वर्चुअल रैली या वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है। परंपरागत ढंग से ही चुनाव अभियान चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सारे मामले पर विचार करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम से फैलेगा कोरोना, बैलेट पेपर से कराओ उपचुनाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर है। बहुत से जिले कोरोना से प्रभावित हैं। ऐसे में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, क्योंकि ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार व चुनाव आयोग को आमजन की स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इस आशय की बात पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कही है। पूर्व वित्त मंत्री व ग्वालियर प्रभारी तरुण भनोट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश के कई जिले प्रभावित हैं, इसलिए 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बैलेट पेपर ही कराए जाएं, ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे हैं। उपचुनाव में यदि ईवीएम से मतदान होगा तो संक्रमण फैलना संभावित है, इसलिए चुनाव आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के बगैर बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाती 105 सीटें, 40 से 50 सीटों पर जाती सिमट। पवार।
जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान शनिवार को कहा कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से जारी लॉकडाउन के दौरान सही समय पर और अपनी सतर्क कार्यशैली के दौरान लोगों की परेशानियों को कम किया। इस दौरान पवार ने कहा कि कोरोना हमारी दैनिक जिंदगी का एक हिस्सा बन रहा है। इस प्रकार की बात विशेषज्ञों द्वारा कही गई है, इसलिए अब हमें भी इसे स्वीकारना ही होगा। उद्धव ठाकरे की तारीफ। पवार ने उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा, निश्चित ही मुख्यमंत्री ठाकरे द्वारा लिया गया निर्णय कुछ लोगों को थोड़ी देर से लिया गया लगता होगा, लेकिन उन्होंने यह निर्णय सही समय पर लिया है। मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है, यह निर्णय उस स्वभाव के अनुकूल ही है, अर्थात निर्णय लेना ही है, परंतु बेहद सतर्कता के साथ। निर्णय लेने के बाद कुछ दुष्परिणाम न हो, यह जितना ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके उतना करने के बाद लेना चाहिए और फिर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। एक बार कदम बढ़ाने के बाद पीछे नहीं लेना है, यह उनकी कार्यशैली है। शिवसेना की तारीफ। शिवसेना की तारीफ करते हुए पवार ने कहा कि शिवसेना के काम करने की विशिष्ट शैली है और वह कि कोई काम हाथ में लेने के बाद उसे दृढ़ता पूर्वक पूरा करना। पवार ने कहा कि भाजपा के साथ रहकर शिवसेना ने भारी कीमत चुकाई। पवार ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान युति की सरकार थी, लेकिन भाजपा ने शिवसेना को करीब करीब किनारे कर दिया। बीजेपी को खरी खरी सुनाते हुए शरद पवार ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ शिवसेना न होती तो उसे 105 सीटें भी नहीं मिलती। पवार ने कहा, रास्पष्ट मत है कि विधानसभा में उनके विधायकों का जो 105 फिगर हुआ उसमें शिवसेना का योगदान बहुत बड़ा था। उसमें से तुमने शिवसेना को माइनस कर दिया होता, उसमें शामिल नहीं होती तो इस बार 105 का आंकड़ा तुम्हें कहीं तो 40 से 50 के करीब दिखा होता। भाजपा के लोग जो कहते हैं कि हमारे 105 होने के बावजूद हमें हमारी सहयोगी यानी शिवसेना ने नजरअंदाज किया अथवा सत्ता से दूर रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार को दिया झटका, परिसीमन को लेकर जारी किया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने असम में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस परिसीमन का यह कहते हुए विरोध किया गया है कि यह 2001 की पुरानी जनगणना पर प्रस्तावित है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर परिसीमन को कोविड-19 महामारी खत्म होने तक टालने की मांग की है। इसने कहा है कि 2011 की जनगणना हो चुकी है, जबकि 2021 की जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें इस साल के 28 फरवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। यह आदेश 8 फरवरी 2008 की अधिसूचना को रद्द कर जारी किया गया था, जिसमें असम के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को टाल दिया गया था। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश बनने के बाद यहाँ पहले विधानसभा चुनाव कराने से पूर्व 90 विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जम्मू कश्मीर सहित अन्य केंद्र शासित राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग में एसोसिएट सदस्यों को नामांकित किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 7 मार्च को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारत के चुनाव आयोग के आयुक्त सुशील चंद्र इसके सदस्य हैं। एसोसिएट सदस्यों में पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद व नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है। लोकसभा स्पीकर ने परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 2 के तहत एसोसिएट सदस्यों को नामजद किया है। ये सदस्य केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली विधानसभा के गठन के लिए चुनावी मार्ग तैयार करने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने में सहयोग करेंगे। लोकसभा स्पीकर ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग में एसोसिएट सदस्यों को नियुक्त किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन को कोरोना, मुंबई के नानावटी अस्पताल में किया गया एडमिट। जी हां दोस्तों, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है। इसके चलते उन्हें मुंबई में नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया है। सदी के महानायक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में से एक है। वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन हाल ही में फिल्म गुलाबो सिताबों में नजर आए थे। अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह कौन बनेगा करोड़पति के भी होस्ट है। उनकी पिछली फिल्म गुलाबो
सिताबों डिजिटल पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है। इस फिल्म में उनके अलावा आयुष्मान खुराना की अहम भूमिका थी। इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था। अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर आ रही खबरों के चलते फैंस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और उनकी सेहत में जल्द सुधार होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन नानावटी अस्पताल में क्यों भर्ती हुए हैं, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि डॉक्टर्स बिग बी की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। नानावटी अस्पताल अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा के बेहद करीब है। नानावटी अस्पताल मुंबई के बड़े अस्पतालों में से एक है। अमिताभ बच्चन इसके पहले भी नानावटी अस्पताल में अपना इलाज करा चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम का झूठ जारी, चीन को लेकर फिर से धोखे में रखा। राहुल गांधी का सरकार पर ताजा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चीन की सीमा रेखा पर सरकार की आलोचना की। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। कांग्रेस सांसदों की एक बैठक में बोलते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा या सीमाओं को कमजोर करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने कोविड-19 संकट से निपटने को लेकर सरकार पर यह बताते हुए निशाना साधा कि जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रामक वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मदद की जरूरत थी, तब सरकार ने मुंह फेर लिया था। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री चीन के बारे में झूठ बोलना जारी रखते हुए कहते हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी की नहीं हो सकती जो भारत को कमजोर करती है। हमें अपने रुख पर अडिग रहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी स्थिति सुनिश्चित कर रही है और सीमाओं को कमजोर नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राहुल गांधी नियमित रूप से दिन में एक बार से अधिक बार ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि चीन ने पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में एक हिंसक मामले में 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। उन्होंने पहले दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, खासकर जब से प्रधानमंत्री को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, ना तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई है और ना ही किसी पद पर कब्जा है। हालांकि अब सैन्य वार्ता के बाद आपसी मतभेद दूर हो गए हैं और दोनों देशों की फोर्स ने लद्दाख में एलएसी के साथ कई क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं, जहां मई और जून में हिंसा हुई थी। राहुल गांधी ने अपने व्यापक भाषण में विदेश नीति के फैसले पर सरकार की आलोचना की और कहा कि नेपाल में सीमा विवाद के संदर्भ में हमारे दोस्त भी हमारे खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने विवादास्पद पीएम कार्स फंड का भी उल्लेख किया, जो कि कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन कैग के ऑडिटिंग दायरे से बाहर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर तक जेल से बाहर आ सकते हैं लालू, आरजेडी नेता ने कहा आ जाएगा तूफान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद चुनाव के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई है। उन्होंने संकेत दिया कि अक्टूबर तक उनके बाहर आने की उम्मीद है। राबड़ी देवी के आवास पर एक बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए तेजस्वी यादव ने ये बात कही। जमानत का समय हो रहा है पूरा, जेल से बाहर आ सकते हैं लालू। राजद नेता भाई बीरेंद्र ने कहा कि अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए समय पूरा हो रहा है और पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएं। उन्होंने दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आते ही बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा और आरजेडी को रोकना संभव नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको लालू प्रसाद का इंतजार है, उनकी जमानत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। भरोसा है कि चुनाव से पहले वे हमारे बीच रहेंगे। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फंड पर आर पार, राहुल बोले पीएम केयर्स में पैसा देने वालों के नाम बताने से क्यों डरते हैं मोदी जी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में एक खबर को भी साझा किया है, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीएम केयर्स फंड पर चर्चा नहीं होने की बात है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की शुक्रवार को पहली बार बैठक हुई। कोरोना और पीएम केयर्स फंड को लेकर इसमें बातचीत विफल रही। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सांसदों को डर है कि कोरोना को लेकर कोई चर्चा होती है तो वो पीएम केयर्स फंड तक आ जाएगी, इसलिए बीजेपी सांसदों ने कोरोना पर चर्चा के प्रस्ताव को बाधित किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में खास तौर से चीनी कंपनियों के नाम का जिक्र किया है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। साथ ही चीनी कंपनियों के साथ करार भी रद्द किए जा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने चीन की कंपनियों के सहारे ही पीएम पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सभी को पता है कि हुवाई, जायोमी, टिकटॉक और वन प्लस ने पीएम केयर्स में पैसा दिया था।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी दोबारा संभाले कांग्रेस की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा करने और मजबूत बनाने की पैरवी करते हुए शनिवार को राहुल गांधी से आग्रह किया कि वह दोबारा पार्टी की कमान संभाले। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख रखने के पैरोकार कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और सवाल किया कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आक्रामक रुख की सराहना नहीं कर सकते, वो पार्टी में क्यों है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए वस्तुतः मुख्य चुनौती बनकर उभरे थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष अथवा लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के तौर पर पार्टी को खड़ा करने का काम जारी रखना चाहिए था। कांग्रेस में कोई भी उनके विरोध में नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमले से परहेज की पैरवी करने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नरम रहने की पैरवी करते हैं। उनके पास यह साहस होना चाहिए कि वे पार्टी के अंदर अथवा सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखे। सिंह ने कहा, मैं निजी तौर पर राहुल जी और प्रियंका जी के आक्रामक रुख का समर्थन करता हूं। वे भारत और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय हित के मुद्दों को उठा रहे हैं। अगर कांग्रेस में कुछ नेता इसकी सराहना नहीं करते तो फिर वे कांग्रेस में क्यों हैं। उन्होंने कहा, मैं चिदम्बरम जी की सराहना करता हूं कि मनगढ़ंत आरोप में जेल जाने के बाद भी वह नहीं झुके। सिंह के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व को संगठन के निर्माण की चुनौती हाथ में लेनी चाहिए। यहीं पर हमें राहुल जी और प्रियंका जी के बहुआयामी नेतृत्व की जरूरत है। मुझे भरोसा है कि दोनों में यह दम और साहस है कि वे मोदी शाह जोड़ी का मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा, यह गलत धारणा है कि मोदी शाह ईडी, आयकर और सीबीआई के जरिए गांधी नेहरू परिवार को डरा धमका सकते हैं। उन्होंने कहा, यह परिवार अंग्रेजों से निडर होकर लड़ा और वर्षों जेल में रहा। ये लोग बहुत बहादुर है। इसलिए मोदी शाह जी किसी भ्रम में मत रहिए। यही पूरे मामले का सार है और यही सोनिया जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के समक्ष चुनौती है। मुझे यकीन है कि वे ऐसा करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान, सभी आपके पीछे खड़े हैं और आप लोग जो चाहेंगे वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसलिए राहुल जी, कृपया नेतृत्व करिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का दावा, भाजपा के लोग षड्यंत्र रच रहे हैं लेकिन उनकी सरकार स्थिर है और 5 साल चलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसओजी ने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम को बयान देने के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि भाजपा नेता राज्य में उनकी निर्वाचित सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी और 5 साल चलेगी। गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा के स्थानीय नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मैंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, परंतु भाजपा के नेताओं ने मानवता और इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी है। एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हैं तो दूसरी ओर ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। उन्होंने कहा, हम लोग जहां महामारी से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं ये लोग सरकार कैसे गिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, इन तमाम काम में लगे हैं। गहलोत ने कहा, राजस्थान में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगला चुनाव जीतने की तैयारी में हम लग गए हैं। गहलोत ने अपने संबोधन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम लिया। उन्होंने कहा, सतीश पुनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, ये जिस तरह का खेल खेल रहे हैं राजस्थान में सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी हैं, जनता समझ चुकी है। क्या वह इन तीनों को मुख्य किरदार मानते हैं? यह पूछे जाने पर गहलोत ने कहा, ये 3 नाम तो मैंने इसलिए लिए क्योंकि 3 पदों पर बैठे हुए हैं। इनके जो आका है दिल्ली में, जिनकी मैं आलोचना हमेशा करता रहता हूँ, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो सहन नहीं कर पा रहे मुझे व मेरी सरकार को। इसलिए उनका लक्ष्य पूरा करने में इन तीनों में प्रतिस्पर्धा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, बकरा मंडी में जिस ढंग से बकरे बिकते हैं उसी ढंग से खरीदारी करके आप राजनीति करना चाहते हैं, यह इनकी बेशर्मी की हद है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा, आज जो इनको घमंड है मोदी और अमित शाह को, उसे देश की जनता समय आने पर चकनाचूर कर देगी। गहलोत ने कहा, राजस्थान में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी और 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी में हम लग गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ साथ, बिहार में एनडीए की मुसीबत बढ़ने के संकेत। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। दोनों ने चुनावी तैयारियों में लगे नीतीश कुमार को घेरा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों के सुर क्या बिहार में एनडीए का राग बिगाड़ने वाला है। तेजस्वी ने चिराग पासवान की खबर को ट्वीट किया।
दरअसल कल दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक हुई थी। बैठक में चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार में अभी चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। बिहार में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, लिहाजा सरकार और सारे प्रशासनिक तंत्र को सबसे पहले कोरोना से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज चिराग पासवान की इसी खबर को ट्वीट किया है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा है। आने वाले दिनों में कोरोना के कारण बिहार में असंख्य लोगों के मरने की आशंका है। इसके लिए नीतीश सरकार की लापरवाही जिम्मेवार है। नीतीश सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। तेजस्वी चिराग दोनों ने की चुनाव स्थगित करने की मांग। बिहार में चुनाव स्थगित करने पर तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान के सुर एक हो गए हैं। ये सुर उस राग और ताल से अलग है जो बीजेपी और जेडीयू मिलकर गा रहे हैं। बिहार में कोरोना के भीषण खतरे के बीच बीजेपी और जेडीयू दोनों चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। बीजेपी ताबड़तोड़ वर्चुअल रैली कर रही है, उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इसी रास्ते पर है, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बिहार में फिलहाल चुनाव कराने का माकूल समय नहीं है। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो चुका है और इसका परिणाम बहुत बुरा होने जा रहा है। अब चिराग पासवान ने भी वही बातें कही। कम से कम इस मसले पर दोनों के सुर एक हो गए हैं। चुनाव स्थगित करने का दबाव बढ़ा। बिहार में चुनाव स्थगित करने की आरजेडी की मांग का पहले जेडीयू बीजेपी नोटिस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी ने ऐसे ही मांग कर दी। जाहिर है सरकार पर दबाव बढ़ेगा। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों कोरोना के दौर में ही बिहार में चुनाव कराने को बेताब है। उन्हें लग रहा है कि इस माहौल में चुनाव हुआ तो आरजेडी कांग्रेस जैसी पार्टियां चुनाव अभियान में उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। ऐसे में वे आराम से चुनाव निकाल ले जाएंगे। क्या आगे भी मिलेंगे तेजस्वी और चिराग के सुर? ये जग जाहिर है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से बेहद नाराज है। वे इसे जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को नए गठबंधन से लेकर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी बन सकती है? दोनों के बीच गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।